नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं रियल विद हरी सिन्हा। और आज हम बात करेंगे उस सवाल के बारे में जो शायद किसी भारतीय के दिल में नहीं है। हम लोग सभी आदमी, हमारी सरकार और हमारा देश के जो भी नागरिक हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को लेकर काफी उत्साहित है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही सही दिशा में जा रही है और हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं। आज हम लोग हमारी जो इकोनॉमी है और पिछले 70 सालों से जिस तरह से ये चलती रही है उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारी इकोनॉमी सही में सही दिशा में जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्री गिरधर मामिडी जी। गिरधर मामिडी जी एक्टिविस्ट हैं और नेशनल और सोशल मुद्दों पर काफी गहरी समझ रखते हैं। तो गिरधर मामिडी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। प्रकाश जी, आपके आपके दर्शन को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जी सर। तो हम लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से पिछले 70 सालों से चल रही थी और जहां हम आज तक पहुंचे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और हम लोग आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? जी, देखिए, हम तो पिछले 10 साल में 10वें पोजीशन से अब चौथे पोजीशन पे आ गए। छह जी। पोजीशंस हम ऊपर के चौथे पोजीशन पे आ गए हैं। आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम तीसरे स्थान पर जाने वाले हैं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है और देश की तरक्की की निशानी है वो। मतलब ये जो जीडीपी का नंबर है वो हम्म। एक महज एक नंबर है। मगर यहाँ जो भी पॉवर्टी है या जो जो भी यहाँ भूखमरी है, उसके बारे में सरकार बहुत से कदम उठाए हैं। शायद हम उस सिचुएशन से हम उभर के आ चुके हैं जी। ऑलरेडी। एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारे देश में तो है ही नहीं है अभी। मगर है तो है। अभी देखिए, एवरेज हमारी $2,500 पर कैपिटा इनकम है हमारी। तो ये तो बहुत कम है। वेस्ट में देखेंगे 30,000 से लेके $60,000 पर कैपिटा उनका होता है। हम कहाँ हैं, उनमें 10% भी नहीं है। तो हम्म। इसीलिए हमारी रास्ता तो बहुत लंबा है। मगर पिछले 10-15 साल की तुलना में हम आज बहुत अच्छे सिचुएशन में हैं, अच्छी स्थिति में है। ये भी हमें मानना पड़ेगा। 70-80 साल के साल गुजरने के बाद हम बहुत तरक्की भी किए हैं। और जो जिस रफ्तार रफ्तार से हमें जाना था, शायद उस रफ्तार से हम गए नहीं है। ये भी हम थोड़ा इसके बारे में विचार करना है। और स्पेशली कोरोना आने के बाद और उसके पहले जो सरकार ने डिसीजन लिया था, ये नोटबंदी का जो डिसीजन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन का, उसके चलते हुए भारत और तेजी से डिजिटाइज हुआ और तेजी से हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ा। अब देखिए, दुनिया का हमने नंबर 1 डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बन चुके हैं ऑलरेडी। जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, अंगूठा छाप लोग हैं, वो भी क्यूआर कोड लेके आज मतलब ट्रेड कर रहे हम्म। हैं। इवन भीख मांगने के लिए भी लोग आते हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड है लिटरली। आजकल तो ये हालत हो गई है। जी। तो मतलब आप समझिए, वेस्ट में डिजिटल इकोनॉमी कितने दूर है उनके लिए। अभी भी चेक्स काटते हैं वो, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो हमारी जैसे क्यूआर कोड जैसी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी उनके पास है ही नहीं। तो हम्म। इसीलिए सबसे बड़ा डिजिटाइज्ड इकोनॉमी बन चुके हैं पिछले 4-5 साल के अंदर जी। अंदर। अब हम पूरे भारतीय मिलके एक साल में कितना हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, नंबर के आधार पर शायद वैल्यू कम होगा, क्योंकि हम 5-10 रुपया भी हम क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर आप देखेंगे, हमारी जितने मतलब हमारी पूरे ट्रांजैक्शन है एक साल के अंदर, हम्म। बाकी हम भारत के सिवा 25 और बड़े देश को भी हम गिनेंगे, जैसे अमेरिका, चाइना, यूरोप, मतलब यूरोप में यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा,
कोरिया, मतलब 25 देश भारत से आगे पीछे जितने भी बड़े इकोनॉमीज हैं उन सबको मिलाएंगे तो भी भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी कम ट्रांजैक्शन वहां हो रहे हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए। तो हम्म, इसके चलते हुए क्या हुआ है, हमारे देश में स्पेशली कोरोना के कालखंड के बाद, कोरोना के पहले हमारे पास एक या दो होता था, अभी उसके बाद कोरोना के बाद हमारे पास 110 से ऊपर यूनिकॉर्न्स आ गए इस देश में। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि पब्लिक इश्यू जाने से पहले हम्म, कोई निजी कंपनी, उनका संपत्ति, उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर होगा तो उसको यूनिकॉर्न बोला जाएगा। तो मतलब हमारे पास 110 से भी ज्यादा कंपनीज आज है जो उनके जो मार्केट की वैल्यू जो है $1 बिलियन से ऊपर है। तो मतलब हर फील्ड में ये यूनिकॉर्न्स आ गए हैं, लॉजिस्टिक्स में हो या सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स में हो, बहुत सी चीजों में ये लोग आ गए हैं। तो इसीलिए डिजिटल इकोनॉमी बन गया। आज आप ऑटो में जाएंगे या आप छोटे छोटे थैली के पास उनके पास जाएंगे, कैश नहीं ले रहा है आज, पूरा वो क्यूआर कोड पे चल रहा है। जो हम्म, सब्जी बेचने वाला भी क्यूआर कोड पे चलाते हैं। तो ये उपलब्धि है, ये बहुत अच्छी एक स्थिति आ गई है देश का। हम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटाइज इकोनॉमी बन गए हैं और अभी चौथे नंबर पे है। दीज आर ऑल पॉजिटिव्स। अब आते हैं कि 80 साल के हमारी सफर कैसे रही है हम्म, और अब की क्या स्थिति। इसको हम तो इसके बारे में हम एनालाइज करेंगे। हम्म, तो देखिए, जब ब्रिटिश छोड़ के चले गए थे, ट्रांसफर ऑफ पावर करके चले गए थे, हम्म, स्पेशली नेहरू जी के कालखंड में और उसके बाद इंदिरा गांधी के कालखंड में, सोवियत यूनियन से प्रेरित सोशलिस्ट मॉडल हमने चला रहे थे। हम्म, वो अभी भी चल रहा है, बहुत हद तक वो भी चल रहा है, मगर मैक्सिमम वही था। मुझे मालूम है कि हम्म, 70 की दशक में और अर्ली 80s में भी हम्म, आपके इनकम टैक्स हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम टैक्स 97% हुआ। मतलब आप 100 रुपया कमाएंगे, 97 रुपीज आप सरकार को टैक्स देना पड़ता था आपको। ये सिचुएशन थी। तो पूरे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, माई बाप का सरकार था। तो कितना आपको कमाना है, क्या कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंज्यूम करना है, ये सब सरकार डिसाइड करती थी। तो इसीलिए सोवियत मॉडल हम लेके चले थे। और सोवियत मॉडल का क्या खतरा है, सोवियत मॉडल का सिचुएशन आपने देखा है। देश में इतने कमियां थे। आप टेलीफोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको 10 साल में टेलीफोन मिलता था। आप टेलीफोन के लिए अप्लाई करते हो, 10 मिनट में आपको टेलीफोन मिल रहा है। तो मतलब ये सिचुएशन। और सोशलिस्ट मॉडल ऐसा है कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी को वो पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम्म, आपकी संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो वो मॉडल हमने अपनाया था। इसीलिए 90 के दशक में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसको लिबरलाइजेशन किया था, हाँ, हाँ, उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कहां से कहां पहुंच गए। हम्म, मगर फिर भी मॉडल देखिए, 90 के दशक में हम दोनों दोनों के जीडीपी एक ही स्तर पे थे, पर कैपिटा भी उतना ही था, लगभग पॉपुलेशन भी उतना ही था। वो थोड़ा आगे बताते हैं, मगर मैं उसका नंबर आंकड़ों के मैं बिलीव नहीं करता हूँ, हम्म, शायद वो भी फर्जी है। जो भी है, वी वर ऑलमोस्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। अब हमसे वो 5 गुना या 6 गुना ज्यादा उनका जीडीपी है। तो कैसे पहुंच गया होगा। तो ये सिचुएशन है। मतलब 30 साल के अंदर अंदर, वो 30 या 25 35 साल के अंदर अंदर वो हमसे इतना आगे निकल गए। मतलब कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमियां रही है। इतना लिबरलाइजेशन करने के बावजूद हम चाइना के पेस हम पकड़ नहीं पाए, हम बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं। तो नेहरू और इंदिरा गांधी के कालखंड में हमारी इकोनॉमी का नाम वो लोग देते थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये हम्म, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो, ये एक्चुअली सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट रेट ऑफ ग्रोथ कहना चाहिए इसको। फिर हम्म, भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लोग कहते थे, क्यों? क्योंकि हमारी तुलना में पाकिस्तान की रेट ऑफ ग्रोथ और ज्यादा था। हाँ, क्यों? पाकिस्तान को उस समय सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उनको बहुत पैसा देते थे वेस्ट, हम्म, अमेरिका हो या बाकी
यूरोपियन देश। तो जब पैसे आता था उनके पास और वो इस्तेमाल करते थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, ऑब्वियसली उनके इकोनॉमी में बॉयंसी थी और उनके जो कंजम्पशन कैपेसिटी थी वो सब हमसे ज्यादा। हम्म। तो मगर असलियत में आज पाकिस्तान का क्या हालत है हम देख ही रहे हैं। हम्म। तो ये मॉडल की हमें जिस मॉडल हम लेके चले थे, जो हम्म। रेवड़ी कल्चर बोलिए या मुफ्त में देने वाली जो कल्चर है, हम्म। सोशलिज्म है, हर चीज फ्री में देते हैं, बच्चा पैदा करने से लेकर मरने तक सब कुछ फ्री है। तो ये जो कल्चर है अभी भी जारी है, और इसमें और भी इजाफा हुए हैं, बहुत से एडिशंस हुए हैं। जैसे आयुष्मान भारत ऐड हुआ है, हम्म। फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर उज्ज्वला स्कीम, उजाला स्कीम, क्या क्या ऐड हुआ है। पहले से ही बहुत थे, नेहरू की कालखंड से, और भी इजाफा हो गया है। अभी मनरेगा स्कीम तो हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया है, उसको अभी भी चला रहे हैं। हम्म। तो आप जो बजट है, अभी भी डेफिसिट बजट चल रहा है हमारा, 5 या 6% की डिफिजिट में हम चल रहे हैं। कहते हैं कि 4% पे चल रहा है, मगर देखिए ये अब इन्फ्लेशन और डॉलर डिवैल्यूएशन ये सब ऐड करते जाएंगे तो 5-6% आराम से हो जाएगा। मतलब 5-6% आप डेफिसिट बजट पे चल रहे हैं। तो मतलब आने वाली पीढ़ियों का जो कमाई है वो ऑलरेडी आपने आज ही खर्च कर रहे हैं। तो जो बच्चा पैदा होता है ऑलरेडी कर्ज के चलते हुए वो पैदा हो रहा है, मतलब उनकी जिंदगी में ऑलरेडी कर्ज में डूबा है पूरे देश। तो हमारी सिचुएशन अमेरिका जैसा इतना खतरनाक नहीं है, फिर भी हम कोई हेल्दी स्टेट पे नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। अब इतने सरकार की स्कीम्स जो है, हम्म। सब कुछ मुफ्त सब कुछ फ्री, ये चीज जो है ये सोशलिस्ट मॉडल है। इसकी जो पराकाष्ठा थी या इसकी जो इफेक्ट्स थे हम ऑलरेडी हमारी इतिहास में देख चुके हैं। वो है अशोक का। अशोका को तो ये लोग ने खड़ा किया, उसको अशोका द ग्रेट की दर्जा दिया है, मगर अशोका की सम्राट अशोका की जो राज्य थे, उनकी कालखंड के बाद पूरे मगध साम्राज्य नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, क्योंकि उनकी मॉडल चली नहीं है। पहला, उनका देश की सेना को खत्म कर दिया हो। दूसरा, हर चीज मैं आपका पिता समान हूं, मैं डिसाइड करूंगा। हम्म। आज सोमवार के दिन आप कौन से रंग के कपड़े पहनना हो, मंगलवार के दिन कौन से खाना खाना हो, बुधवार के दिन आप कबूतर को खाना है, मतलब हर चीज में सरकार की दखल थी। उसके उस मॉडल से और आज की हमारी मॉडल से क्या दोनों में क्या फर्क है आप बताइए। अभी भी हर चीज पे आप मुफ्त में दे रहे हो, तो ये चीज है। मगर हमारी इकोनॉमी जो है उसकी हम कहें तो अलग बात होती है, मगर यूनाइटेड नेशंस ने एंगस मैडिसन नाम का एक एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया था कि पूरे दुनिया का इकोनॉमी पिछले 2000 साल में कैसा चली थी, इसके बारे में बताने के लिए, रिसर्च करने के लिए एंगस मैडिसन को अपॉइंट किया था। तो एंगस मैडिसन का रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले 2000 साल में 1600 साल, मतलब 16th 17th सेंचुरी तक हम्म। भारत या चाइना, हम दोनों में एक 100 ईयर्स हम आगे होते हैं तो पिछले नेक्स्ट 100 ईयर्स चाइना आगे हो सकते हैं, मगर हम नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन में थे। और 16th 17th सेंचुरी तक हमारे दोनों देशों का जीडीपी मिला के देखते हैं तो लगभग 65 to 70% पूरा दुनिया का जीडीपी हम दोनों देश में ही थे। इसीलिए इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए लोग आए थे, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो बाकी बाद में आए तुर्क तुर्क लोग हो, अरब लोग हो, पर्शियन हो, अफगान हो, फिर उसके बाद आए अंग्रेजी हो, मतलब ये डच, फ्रेंच, बहुत से लोग आए थे, इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आए थे। जब मुगल के शासन पीक पे था, जब वो कुछ नहीं कर रहे थे, लूट ही कर रहे थे बस और कुछ नहीं, हमारे ऊपर जिजिया टैक्सेस ये सब लगा रहे थे, उस समय भी भारत का जीडीपी जो है दुनिया का 20% या 20-21% तक था। मतलब 35-40% से घट कर वो तब भी 20% थी। जब ब्रिटिश टेक ओवर किया था, ब्रिटिश की कालखंड में हम 1% पे आके गिर गया। पूरा दुनिया का 1%, मात्र 1% का हमारी जीडीपी रही। मतलब हमारे देश को कितना लूटे हैं ये लोग, आप समझ सकते हैं।
और उनके इकोनॉमिक मॉडल्स हमारे ऊपर थोप के चले गए। अभी भी वही मॉडल्स हम चलाते, मगर हर एक आम भारतीय की शक्ति है, हमारी सोच है, हमारी कैपेसिटी इतना है कि उनके फालतू की मॉडल के चलते हुए भी हमने आज चौथे नंबर पे आके खड़ा हो गया। तो ये हमें समझना चाहिए। मगर हमारी जो भारत की ट्रेडिशनल हमारी जो इकोनॉमिक मॉडल है, उसको हम मान के चलते हैं, उसको हम लागू करते हैं, तो शायद ऑलरेडी हम नंबर वन देश बन चुके होंगे बहुत साल पहले। वो नहीं है। अमेरिका नंबर वन अपने आप को कहते हैं, मगर वो कंगाल देश है। उनका जीडीपी होगा कोई 26-27 ट्रिलियन डॉलर्स होंगे, मगर उनके कर्ज जो है 37 ट्रिलियन डॉलर्स है। हाँ। तो मतलब कितने तक वो कर्ज चुकाते रहेंगे और फिर भी वो चुका नहीं पाएंगे। तो वो मॉडल तो चलेगी नहीं, तो वो तो फ्लॉप्ड मॉडल है। तो वो सिर्फ एक क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, इररेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के आधार पर चल रही है। मतलब सिंपल भाषा में हमें समझना चाहिए कि आपका पेट शायद एक आधा पिज्जा खा सकती है, हम्म। मगर उनका मॉडल ऐसा, बाई वन गेट वन फ्री। चलो एक ही हमसे खाना नहीं हो रहा है, आधा खाएंगे तो हमारा पेट भर रहा है, मगर वो कह रहा है कि दो ले लो, और दूसरा क्या करते हो, फेंक देते हो। तो इतना वेस्टेज है उनका। कपड़ा आपको जरूरत नहीं है, फिर भी उनको बेचना, क्योंकि उनका मुनाफा फायदा, उनका बैलेंस शीट के लिए चीजें आपको बेचना है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, ये फलान कुछ भी करते हैं। कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है, कोई हीरोइन हीरो स्पोर्ट्समैन, कोई तो आपको एंडोर्स करते हैं, तो उस लालच में पड़ के आप खरीदते हो। आपको जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप खरीदते हो। तो इररेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के चलते हुए उनका इकोनॉमी चलता है। ये कितने दिन तक चलेगी? इसीलिए अमेरिका की इकोनॉमी आप देखेंगे तो बीच बीच में हर 3-4 साल में वो रिसेशन में जाता है। जब हाँ। भी रिसेशन में जाता है, तो वो कोई ना कहीं युद्ध छेड़ता है। हम्म। जब भी कोई युद्ध छेड़ता है, फिर इकोनॉमी पिकअप होता है। युद्ध बंद करता है तो फिर रिसेशन में चला जाता है। हम्म। उनका पिछले 70-80 साल का मॉडल देखिए, यही चल रहा है। तो भारत उस चीज में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी कंजम्पशन आज इतना बढ़ने के बावजूद भी हम बहुत रिस्पॉन्सिबल देश हैं। हम ज्यादा फिजूल की खर्चा नहीं करते। हम्म। स्पेशली हमारी हमसे पहली वाली पीढ़ियां जितने भी थे, वो धन को इकट्ठा कर रही थी। अब चाहे वो जमीन की बात हो, या सोने की बात हो, या कुछ 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 चीज और हो। क्योंकि हमारी सभ्यता ऐसा है कि हम अष्ट लक्ष्मी को पूजने वाली सभ्यता है। तो हमारे लिए संपत्ति जो है देवी माँ की तरह है। मगर सोशलिज्म में इनका सोच है कि जिसके पास पैसा है वो लूटने वाला है। हम्म। तो इसीलिए उनसे आप छीन लो, और जो निकम में है, काम कुछ नहीं करते हैं, हम्म। किसी काम का नाम है, उनको मुफ्त में देते जाओ। हम्म। ये मॉडल वेस्ट का है। तो हमारे यहाँ भी, भारत में भी लगभग वही मॉडल चल रहा है। क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जब तक इनको आप पैसे नहीं दोगे, मुफ्त में ये सब चीज नहीं देंगे, वोट नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आपका इलेक्शन डेमोक्रेटिक मॉडल भी उन्हीं की देन है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है। तो इससे उभर कर हमारी जो भारत की अवधारणा है, जो आचार्य चाणक्य जी ने जो उनकी जो अर्थशास्त्र में लिखा है, वो मॉडल पे जाएं। दैट इज द बेस्ट कैपिटलिज्म मॉडल एंड द बेस्ट सोशलिस्ट मॉडल। तो वो जब अपनाएंगे, उसमें ऐसा है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया था, ध्यान उनका पूरा सोच उसी के ऊपर था। तो इसीलिए हम सोने की चिड़िया बन गए। 2000 साल के बिल्कुल पहले चाणक्य आए थे, 200-300 साल पहले, मतलब 2300 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था। तो मतलब वो 200 के अंदर अंदर वो जो मॉडल खड़ा किया था, हम्म। उसके चलते हुए उसके बाद 16 सेंचुरी तक इस देश इतना समृद्ध रही है। आज भी इतने 1000 साल के ऊपर हमारे देश को लूटते लूटने के बाद भी, इतने लोग आके लूटने के बाद भी, आज हमारी स्थिति ऐसा है। अभी सोने की बात करेंगे, जो फोर्ट नॉक्स यूएसए में है, हम्म। जहां 8,800 टन सोना उनका गवर्नमेंट ऑफ यूएसए का वहां वो सुरक्षित रखा है। भारत का तो
800 850 टन का है हमारी सरकार का जो खजाने में, और अमेरिका का 8800 टन। अब सुनिए, अभी हमारे भारत की हमारी महिलाओं के गहने, उनके बदन में जितने वो गहने पहनते हैं, उनका पूरा नंबर सुन के आप चकित हो जाएंगे। हमारे देश की महिलाओं के उनके शरीर पर 25,000 टन है। मतलब अमेरिकन पूरा गोल्ड के 3 गुना ज्यादा हमारे पास है। इतना संपत्ति हमारी सभ्यता ने क्रिएट किए थे पहले, मगर हम कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सिचुएशन, इसीलिए हमारी मॉडल को फिर दोबारा एस्टेब्लिश करना है। तब जिस रफ्तार से हम पिछले 70-80 साल में आए थे, वो और तेज पकड़ेगा। हम शायद फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में जा रहे हैं। जब आचार्य चाणक्य जी की नीति अपनाएंगे, शायद हम फोर्थ या फिफ्थ गियर में पहुंचने का वो नौबत आएगा, वो सिचुएशन आएगा हमारे देश के लिए। तो आप उनकी जो नीति है उसको थोड़ा सा विश्लेषण करें, उसको जरा डिटेल में बताएं कि यार आचार्य चाणक्य जी की नीति क्या थी जिसके कारण हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जी, उनका मॉडल सिंपल था कि सरकार किसी चीज में दखल नहीं करे, समाज करेगी। जो चीज है वो समाज खुद करेगी। मान लीजिए कि 2-3 गांव के बीच में सड़क बनाना है, या वहां तालाब बनाना खेती के लिए, या कुछ और करना है, वो सब अपने मतलब ये 2-3 गांव मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और वो खुद बनाएंगे। उनको क्या चाहिए वो डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड नहीं करेगी। अभी ऐसा है कि कोई ना कोई योजना होगी, ये सड़क योजना, ये आवास योजना, सरकार डिसाइड कर रही है कि आपको क्या होना है, आपको क्या चाहिए। मगर चाणक्य नीति ऐसा नहीं था। चाणक्य नीति थी कि समाज डिसाइड करेगी उनको क्या चाहिए, जितना चाहिए उतना आप अपने आप कंट्रीब्यूट करेंगे, वो बनाएंगे। सरकार क्या करेगी? सरकार जो है 5 या 6 चीज करेगी और ज्यादा नहीं करेगी। पहला चीज, देश की रक्षा करेगी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देश के अंदर जो शक्तियां हैं उनको निपटने के लिए, रक्षा सुरक्षा देने के लिए वो काम करती है, और बाह्य शत्रु जो भी आक्रमण करते हैं उनसे निपटने के लिए वो सक्षम है। मतलब फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रोवाइड। दूसरा, वो करेंसी, जो जो भी करेंसी होता है ना, वो सरकार देखती है। आप खुद आपका करेंसी आप बना के आप खुद सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। करेंसी जो है वो सरकार की बात है, वो करेंसी वो करती है। तीसरा, आपका पॉलिसी, जो भी पॉलिसी वो बनाती है, मगर इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है। जैसे देखिए, चाणक्य नीति में ऐसा है कि कोई सही या गलत चीज ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान जिस मतलब लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, उसको पहले एक्सेप्ट करो, उसको देश हित में क्या करना है वो करो। पॉलिसी बनाते हैं, जैसे दारू की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं। तो शराब जो है या मद्यपान जो है, मदिरापान जो है, वो सरकार ही बनाती है, कोई और बनाना नहीं चाहिए। कोई और बनाएंगे उसको मृत्यु दंड होगा, क्योंकि उसमें क्वालिटी का इश्यूज हो सकते हैं, उसमें बहुत चीजें हो सकते हैं, लोगों का जान जा सकते हैं। इसीलिए सरकार ही बनाती है, या सरकार कुछ लोगों को लाइसेंस देती है, आप बनाओ। तो वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी वो बनाती है, बाकी सब समाज करती है। जैसे देखिए, अभी जुए के अड्डे हो या वेश्यागृह हो, ये सब चीज जो है रेगुलेट करते थे सरकार के रूल्स के मुताबिक। उसको बैन नहीं किया है, उसको रेगुलेट करते थे, मगर समाज के हित में काम करना है। जो भी विदेश से आते हैं, वो पहले जुआ खाने में जाता है या लड़की के पास जाता है, तो उनके ऊपर दायित्व था कि ये बंदा आया किस लिए। सिर्फ यहाँ धंधा करने के लिए आया है, या कुछ और करने के लिए आया है, किसी के जासूस बन के आया है, या कोई यहाँ विद्रोह के लिए आया है। उसको पता करके इन वेश्याओं को और जुए के अड्डा के जो मालिक है उनको, और शराब खाने की जो मालिक है उनको, उनके ऊपर दायित्व है। ये पॉलिसी सरकार बनाती है। फिर चौथी, न्याय, मतलब जस्टिस। आज तो आप जुडिशरी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया, और देख ही रहे हैं जुडिशरी में कोई आंसरेबल नहीं है। वो सब प्रजा तो उनके वहां बिठाती नहीं है, मन मर्जी उनका डिसीजन क्या क्या आ रहे हैं हम देख ही रहे हैं। कुछ लोगों को तो कहते हैं कि पाकिस्तान के आलोचना करते हैं या आप कुछ करते हैं तो आपको जेल में डाल देते हैं। कोई ऑपरेशन को गाली गलौज करते हो तो उसको बेल मिल जाता है।
तो आप देख ही रहे हो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की काम होती थी, जस्टिस सरकार की काम होती थी, है ना। तो ऐसे 4-5 चीज वो लोग हैंडल करते थे। बड़े प्रोजेक्ट्स, कोई नदी के ऊपर कोई डैम बनाना हो, या मेन हाईवेज, जैसे कल कोलकाता से लेके काबुल तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड आप कहते हैं अभी, वो तो मगध साम्राज्य ने बनाया था। मौर्य साम्राज्य में बनी थी पहले, तो बाद में उसका मुगल रोड की नाम दे दिया गया, मगर ये बनी थी उसी समय से। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करती थी, बाकी सब समाज को छोड़ दो, समाज डिसाइड करती थी उनको क्या चाहिए। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिज्म। मगर अमेरिका में भी देखिए, जिसको आप कैपिटलिज्म की जो मतलब सेंट्रल ये उनको समझते हो आप, वहां भी सोशल सिक्योरिटी कितना चलता है। पूंजीपति को जिसके पास अरबों करोड़ों रुपया है, वो होंगे कोई 100-200 लोग होंगे, 200 परिवार होंगे। उसके बाद मोर देन 50% उनके प्रजा को ये मिलता है, डोल्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलता है। वो काम कुछ नहीं करते हैं, सोशल सिक्योरिटी लेके दारू पी के या ड्रग्स लेके सोच रहे हैं, और कुछ नहीं करते हैं। तो उसको चुप कराने के लिए ये सब सिस्टम है। मगर चाणक्य के सिस्टम में ये सब नहीं था। आप काम नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो आपकी मर्जी, तो जाओ डूब मरो, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सच्ची में कोई अनाथ है, कोई माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, उनका देखभाल सरकार करती है। सिमिलरली कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज में उनका कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सब मर गए, छोड़ के चले, कोई है नहीं है, तो उनकी देखभाल सरकार करती थी। मगर किसी बुजुर्ग के बच्चे हैं, मगर माँ बाप को देखभाल करने से इनकार कर रहे हैं, उनको सड़क पे छोड़ दिया, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया, तो सरकार उन बच्चों को पकड़ के उनको जेल में डाल के उनकी संपत्ति से इनकी देखभाल करती थी। तो अब ऐसा नहीं है ना। अभी मेरा अधिकार है, मेरा हक है, मेरा पिता माता पिता को मैं कुछ ना करूं, ये मेरा हक है, क्योंकि मैं 18 साल के ऊपर हो गया हूं, कोई पाबंदी नहीं है। मैं मेरा माता पिता को मैं देखभाल नहीं करता हूं, तो मेरे ऊपर कोई भी पनिशमेंट या कोई भी आप शिक्षा नहीं दे सकते हो। आज की हमारी जो सिस्टम है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी कुछ नहीं। तो उनकी देखभाल सरकार को करना पड़ता, इसलिए उनको मुफ्त में खाना दे दो, ये दे दो, वो सब दे दो, ओल्ड एज शेल्टर्स हो, कहीं रखो। ये चाणक्य नीति नहीं थी। इसीलिए जब उन चीजों में जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन में जाएंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में ना जाएंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, पॉवर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। हमारी जो गुर्बत है, जो जो पीड़ा है, हमारी जो पॉवर्टी है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सोशलिज्म मॉडल में। अब जितने भी इनको ये फ्रीबीज दे रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसे? किसी और से ज्यादा पैसे ले रहे हो ना, इतना वसूल कर रहे हो इन सब से। हर चीज, आप एक बीड़ी खरीदोगे, कप चाय पियोगे, उसमें भी जीएसटी है। तो पूरे समाज से कितना पैसा आप ले रहे हो। मगर चाणक्य की नीति में ये रूल थी कि आप टैक्सेस ऐसे कलेक्ट करो, जैसे जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी हर एक जाके एक एक बूंद लेके आती है, और फूल को भी कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। इकट्ठा करते करते इतना बन जाता है, शहद का पूरा भंडार बनता है। तो ऐसा करना चाहिए, वो चाणक्य नीति थी। अब देखिए, एक स्पेशली मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास है, उसके ऊपर कितना बोझ है, टैक्सेस का कितना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा टैक्स तो में। मिडिल क्लास पे करता है। बिल्कुल बिल्कुल, 70s में देखिए यूज 96% टैक्स था करता उन है, पे। उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा टैक्स देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बंद होनी चाहिए। वो चाणक्य नीति है कि इतना पैसा सरकार को किस लिए चाहिए, इतना पैसा आने के बाद भी वो डेफिसिट में क्यों जा रहा? क्योंकि मुफ्त में देने की जो ठेका ले रखा है ना, इसके चलते हुए इनको पैसे चाहिए। जब ये मुफ्त देना बंद करेगा, जब समाज अपना दायित्व निभाना शुरू करेगा, तो सरकार को इतना पैसा भी नहीं चाहिए। उतना ही चाहिए जितना देश की रक्षा हो, या देश की व्यवस्था को चलाने के लिए, दंड नीति, राजनीति, ये सब चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो ये चाणक्य की नीति में देश में हर जो नागरिक थे, वो बहुत सक्षम थे, और बहुत क्या कहते हैं उसको, वेल्दी थे, उनके पास धनवान थे वो। मगर
जो सोशलिस्ट मॉडल में हम्म, कोई भी किसी के पास संपत्ति होगा, उसको एक चोर डकैत की तरह उनको देखते हैं। इसीलिए आज हमारी इनकम टैक्स में भी देखिए, हम्म, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में सरचार्ज भी है। मतलब ज्यादा पैसा कमाना गुनाह है, पाप है इस देश में। तो क्यों इधर को क्यों क्यों रहेगा? वो लूटते रहे, वो मेहनत से अपनी दिमाग से वो पैसे बना रहे हैं। तो हम्म, उस पैसे तो बैठ के तो नहीं रहेगा ना, घर में चाबी लगा के रखेगा तो उसको क्या, उसे क्या फायदा? कहीं हाँ, ना कहीं खर्च करेगा, कहीं हम्म, ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कहीं भी खर्च करेगा, इन्वेस्ट करेगा, बाकी समाज को उससे लाभ होगा ना। बिल्कुल। कहीं इन्वेस्ट करेगा तो कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई और इन्वेस्ट करेगा तो वहां नौकरियां मिलेंगी। और हम्म, खर्च करेगा, मान लीजिए कि शादी में खर्च किया, अंबानी के बेटे का शादी में अरबों करोड़ों रुपया खर्च हुआ, तो किधर गया पैसा? लोगों को गया ना। वहां नाच गाने लोगों को होगा, टेंट वाले होंगे, लाइटिंग वाले होंगे, वहां इनके कार्स टैक्सीज जो भी इनको लेके गए उनके इसमें होंगे, एरोप्लेन फ्लाइट्स में जिन इनको लेके आया उनका होगा। इन सबका फायदा हुआ ना। हम्म, ये फिजूल की खर्चा नहीं है, ये इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली चीज होती है। आपके पास संपत्ति होगी तो हमारी परंपरा में ऐसा थी कि पहले आप एक धार्मिक काम करते थे। हम्म, आप धर्मशाला को डोनेशन करते थे, या मंदिरों को बना देते थे आप, हम्म, या कुछ और शंकर मठ ऐसे मठों को आप पैसे देते थे। तो उसके चलते हुए बाकी धर्म के कार्य भी होता था फिर। अब भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे अंबानी के परिवार है, बहुत खर्च करते हैं अच्छे अच्छे चीजों के ऊपर, बहुत बड़े इसमें खर्च करते हैं। बिरला, हर शहर में एक बिरला मंदिर बनाया हो। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, हमारी यहाँ भी पूंजीपति वो करते हैं, अच्छे काम करते हैं, मगर हमारी इकोनॉमिक मॉडल जो है उनको एक चोर के नाते देखती है। इसीलिए इतना इनकम टैक्स रेड होते हैं उसके ऊपर, ये वो। ये लोग एक 100 करोड़ रुपया तिरुपति की हुंडी में डालने के लिए ये लोग तैयार हैं, मगर 50 करोड़ रुपया सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इनसे लूट के उसको फिजूल की खर्च कर। इसीलिए ये हमारी मॉडल जो है इसको बदलना चाहिए। आचार्य चाणक्य की मॉडल हमें अपनाना चाहिए। वही एक्चुअली मोदी जी भी 2014 में उनका पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वही, उसका स्टेटमेंट क्या था? लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, ये उनका नारा था। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है, क्योंकि बाकी सिस्टम ऐसा बनी थी, बनाया गया ब्रिटिश के कालखंड से, तो उसको बदलना बहुत मुश्किल। तो ये सिचुएशन अभी भी देखिए, सरकार में कोई कटौती नहीं आई है, नहीं, और जितने मिनिस्ट्रीज नहीं है, और एक्चुअली ज्यादा मिनिस्ट्रीज भी ऐड हो गया उसमें। हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ नमामि गंगे आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आ गया। हम्म, बहुत से एडिशनल इजाफे हुए हैं, कोई कटौती नहीं हुई है ना। हम्म, अब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एक है, मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम इंडस्ट्रीज एक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री अलग है। इतना मिनिस्ट्रीज क्यों चाहिए भाई आपको? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एक काफी होगी ना। काफी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टील क्यों आना चाहिए आपको? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपर क्यों नहीं है? मिनिस्ट्री ऑफ टंगस्टन क्यों नहीं है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ जिंक क्यों? हाँ, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार सरकार ने सरकार के बहुत सारे किसी एलिट रहते हैं ना, सरकार के किसी एलिट एमपी जो को, है। हाँ, किसी एमपी को खुश करने के लिए मिनिस्ट्री दे दिया। हाँ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील क्या करती है बताइए आप? कुछ नहीं करती है। ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, सेल, और ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम, इनके चेयरमैन को अपॉइंट कर, भाई वो होता है 3 साल में एक बार होता है अपॉइंटमेंट। वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल भी कर सकती है ना, इसके लिए मिनिस्ट्री क्यों खड़ा है? मिनिस्ट्री है, उसके अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरीज है, डिप्टी सेक्रेटरीज है, उनके पर्सनल असिस्टेंट्स है, उनके पूरे नौकर चाकर, पूरा सिस्टम क्यों खड़ा करना है? क्यों वेस्ट करना है? तो ये चीज है। तो जब आप लेस गवर्नमेंट की दिशा में जाते हो, मोर गवर्नेंस के दिशा में जाते हो, पॉलिसी के ऊपर ध्यान देते हो, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कुछ कमियां हैं, या इसमें कोई लोग गलत कर रहे हो, तो उसको पकड़ के उसको शिक्षा दंड देने की काम में आप फोकस रखेंगे, तो ये बड़ी बात नहीं है। अब कहते हैं 15 लाख तक आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, हम्म, मगर एग्जम्पशन लिमिट कितना है आपका? मतलब 15 लाख एग्जम्पशन होगा,
तो भी आप 1 लाख के ऊपर जितने भी है वो सब इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना पड़ेगा। क्यों भरना है भाई? इतना ब्यूरोक्रेसी क्यों खड़ा करना है? और वहां इनकम टैक्स में बैठे लोग वो क्या करेंगे? पूरा सिस्टम देख रहा है तो इनको कुछ ना कहीं उंगली करना है ना। ये लोग जाके कुछ ना कुछ करते हैं। हम्म। तो क्यों चाहिए इतना ब्यूरोक्रेसी? चाहिए क्यों आपको? तो ये चीज हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। ये मैं इकोनॉमी के बारे में आपको बोला है, ऐसे सिमिलर सिचुएशन बाकी वर्टिकल्स में भी है। हम्म। इस देश में हमारी 5-6 हजार की हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन जो है, हम्म। उसकी जो अवधारणा है, उनकी जो विजडम है, उनकी जो हमारी एक्सपीरियंस है, उसको हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट में लेके आना पड़ेगा। अब जो चल रहा है वो हम्म। ब्रिटिश की सिस्टम ही हम चला रहे हैं। हम्म। अब बजट का भी अलोकेशन क्या है? अब फाइनेंस मिनिस्टर को 1 रुपया खर्च करने का उनके पास कोई हक नहीं है, क्योंकि बाकी मिनिस्ट्रीज का जो जो डिमांड्स है उसको इकट्ठा करके प्रेजेंट कर रही है, अपना तो कुछ है ही नहीं है। फिर डिफेंस मिनिस्टर एक बुलेट खरीद नहीं सकता है, हम्म। क्योंकि वो एक प्रोक्योरमेंट कमिटी अलग है। फिर बड़े परचेजेस के लिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स है, वो लोग डिसाइड करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर खुद कुछ नहीं कर सकता है। हमारे पास में और 2 तीसरा, मिनट का आपकी समय बचा है। आपके होम मिनिस्टर, हम्म। आपके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक पुलिस कांस्टेबल को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तो मतलब ये सिस्टम ऐसा खड़ा किया। नाम में तो बड़ा बड़ा टाइटल्स हैं, बड़े बड़े इनके मतलब पोर्टफोलियोज हैं, मगर इनकी शक्ति क्या है? ये शक्ति पूरे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो पॉलिसीज, आपके सिस्टम जो है, जो ब्रिटिश ने देके गया है, इसके चलते हुए आप करना चाहते हो तो बहुत कम कर सकते हो। इसीलिए इसको तोड़ के वी हैव टू गेट बैक टू हमारी जो सिविलाइजेशनल कैपेसिटी है उस पे जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, ये रही आज की चर्चा कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है और जिसके कारण हमारे यहाँ सभी वाहवाही लूट रहे हैं, सरकार भी लूट रही है, ब्यूरोक्रेट्स भी लूट रहे हैं और हम सभी काफी खुश हैं, उसका एक विश्लेषण करने की जरूरत है, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने चर्चा में देखा कि आचार्य चाणक्य ने कैसा इकोनॉमिक मॉडल के बारे में बात किया था और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग कहाँ हैं। तो आप लोग इस चर्चा पे ध्यान दीजिए, आप लोग इसे देखिए, और अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में पूछिए, हम लोग उसका उत्तर देंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस चर्चा को आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम लोग जान पाएंगे कि सही में हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस दिशा में जा रही है। तो गिरधर मामिड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी पूर्ण हमारे सत्र के लिए। हम लोगों को शायद इनकी इतनी जानकारी इतने कम समय में मिलती नहीं। तो हम लोग इस चर्चा पे फिर से आएंगे और एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।